वेलकम टू अपने टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असदुल्ला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर, जिसका हमने पहले जो डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 1 स्केलर्स एंड वेक्टर के एतबार से हमने डिफरेंसेस पढ़े, उसकी रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल तौर पे उसे एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम वेक्टर को लेकर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या हो सकती है, तो वेक्टर की जो टाइप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो ये टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 यूनिट वेक्टर है, टाइप 2 फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एंड नल वेक्टर। एक एक करके सारी टाइप को समझते हैं। पहले हम बात कर लेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट कहते हैं यूनिटी को, इक्का यानी इक्का का मतलब एक से निकला है जिसकी वैल्यू 1 हो। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, द वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका इटसेल्फ अपना मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा यानी यूनिटी होगा। एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली, यानी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ताकि हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर वाज़े तौर पे क्लियर करता हूँ। ये मैंने 3 एक्सेस बनाए, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 एक्सेस की अगर हम बात करें, अब ये पहला वाला एक्सेस मैं इसको ले लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये आपका हो गया वाई एक्सेस और ये आ गया जेड एक्सेस। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। जो पोजीशन वेक्टर में आगे जाके आपको समझाऊंगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मैंने एक वेक्टर कंसीडर किया जिसे मैंने इस ओरिजिन के साथ मिला दिया और उसकी टेल को मैंने ओरिजिन से मिलाया और उसके हेड को मैंने इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ मिला दिया। अब क्या होगा, ये वेक्टर बेसिकली एग्जैक्टली एक्स, वाई और जेड एक्सेस तीनों एस्पेक्ट से यानी तीनों एस्पेक्ट से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके वेक्टर को समझेंगे। जो वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, लातादाद मैंने एग्जांपल्स ली थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर, जिसमें वेक्टर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स बताई थी। आप फोर्स का वेक्टर भी ले सकते हो, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या इसके अलावा कोई दूसरा वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने जनरली इस वेक्टर को नाम दे दिया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए डिफाइन कर रहा है ए एक्स। ए एक्स बेसिकली क्या है, ए एक्स वो मैग्नीट्यूड है जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सेस। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस एक्स एक्सिस पर, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी कि यार ये मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर की जो पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फ्रॉम द एक्स एक्सिस किस पोजीशन पर मौजूद है, तो वो मैंने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया। ये एक वैल्यू की फॉर्म में होगा एग्जैक्टली। ये यूनिट्स होते हैं, हमें पता है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें अंदाजा होता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं जनरली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी हो तो हम एक वेक्टर जिसकी टेल हम ओरिजिन पे ज्वाइन करते हैं और उसके हेड को उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये वेक्टर 3 डायमेंशनल एक्सेस में मौजूद है, तो एग्जैक्टली ये इसकी कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड असरअंदाज होगा एक्स एक्सेस पर भी, वाई एक्सेस पर भी और जेड एक्सेस पर भी। तो एक एक करके हम सारे एक्सेस की बात करेंगे। तो इस वेक्टर को मैंने 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर यहां पर लिखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए एक्स के डिस्टेंस पर है। तो ए एक्स जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और आई कैप हम एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली आई कैप, जे कैप और के कैप को आइडेंटिफाई करता है। एक्स एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो जे कैप कहलाता है, और जेड एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है के कैप। तो आप यहां पर देखें ए एक्स के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब ये इस बात को वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा है कि यार वेक्टर ए का वो मैग्नीट्यूड जो फ्रॉम द एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, ए एक्स। ठीक है, और साथ में आई कैप भी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। साथ में मैंने देखे प्लस करके ए वाई जे कैप लिखा हुआ है। अब ए वाई का मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी फ्रॉम द वाई एक्सेस, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि यार ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वाई एक्सेस कितने डिस्टेंस पर है। यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं ए वाई के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और साथ में जे कैप भी लगा दिया ताकि यूनिट वेक्टर डिफाइन हो सके। तो ए वाई जे कैप यानी इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है फ्रॉम द वाई एक्सेस कितने डिस्टेंस पर है, ए वाई के, फ्रॉम द एक्स एक्सिस ए एक्स के डिस्टेंस पर है। अगर हम बात करें जेड एक्सिस की, ये व्हाइट बोर्ड जिस पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी 2 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर है। इसमें 3D को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने एक रफली अंदाज में ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, फिर भी देखिए जेड एक्सिस को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ठीक है,
ये बिल्कुल इस तरह से होगा, ये z एक्सिस मैंने यहां शो कर लिया। अब z एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं k कैप, ठीक है। और अब इस पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को z एक्सिस में कैसे ड्रॉ करूंगा वो मैंने यहां दिखा दिया कि यार हम मान लेते हैं, हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रॉम द z एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है, az के डिस्टेंस पर है। तो यहां पर मैं शो कर सकता हूं कि az के डिस्टेंस पर है। अब मुकम्मल तौर पे आपको एक वेक्टर 3 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर वाज़े तौर पे क्लियर हो रहा है उसकी जो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर जो फ्रॉम द x एक्सिस कितने मैग्नीट्यूड पर है, ax के, क्योंकि इसके साथ i कैप जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह x भी इस बात को शो कर रहा है कि x एक्सिस के लिए हम i कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। साथ में मैंने देखिए a y j कैप लिखा है, इसका मतलब ये हुआ इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन फ्रॉम द y एक्सिस होगी वो क्या होगी, a y j। और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम द z एक्सिस जो होगी वो मैंने क्या डिफाइन कर ली, a z। तो a z k कैप जे कैप और आई कैप, आई जे के कैप बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और आई जे के कैप आइडेंटिफाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा होगा इस बात पे कि यार आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो वहां के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको। फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है कि जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, अगर मैं इतनी से सिर्फ एक एक्सिस में रहते हुए बात करूं कि मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ए एक्स आई कैप था, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आप बेसिकली यूनिट वेक्टर की बात करो तो आप यूनिट वेक्टर को यहां से अलग करो। आई कैप को अगर आप यहीं पर छोड़ दोगे तो इसके साथ जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वेक्टर के नीचे उसका अपना ही मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यूनिट वेक्टर का। अब इसे यहां पर हम कैसे शो कर सकते हैं, छोटा सा ए कैप लगा दिया मैंने स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर के अंदर और साथ में एक वेक्टर लिखा वेक्टर ए और उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया उसके नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो उसी वेक्टर से ही हमें समझ में आ रहा होता है कि हम इस वेक्टर को यूटिलाइज किस तरह से करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर हम मानकर चलते हैं कि इसकी पोजीशन इस वक्त यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब ये इस तरह से अपनी मूवमेंट करते हैं, यानी इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कि उसकी जो आगे आने वाली जो पोजीशन होगी वो पहली पोजीशन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, वो हमेशा से इसी तरह मूव करेगा कि उसकी आने वाली जो नई पोजीशन होगी वो प्रीवियस पोजीशन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये डिफाइन कर रहा होता है फ्री वेक्टर को। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर हम थोड़ा सा पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं यूनिट वेक्टर के अंदर, मजीद और इसको समझ लेते हैं। वेक्टर दैट स्पेसिफाइड, ये 2 दफा लिख लिया है, चले कोई बात नहीं। वेक्टर दैट स्पेसिफाइड ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे। और स्पेसिफाई के लिए मैंने यहां पर देखिए आपको डायग्राम में समझाया था, यूनिट वेक्टर समझाते वक्त एक ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर मौजूद है उसके अराउंड मैंने क्या किया, उसके आसपास एक 3 डायमेंशनल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस थी वो ए एक्स थी, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम द वाई एक्सिस जो थी वो ए वाई थी और फ्रॉम द जेड एक्सिस क्या थी, ए जेड। तो ये एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हो गया। ये जो वेक्टर है इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये जो हम वेक्टर यूज करते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सके, समझा सके कि ये इस वक्त कहां पर मौजूद है, इसकी पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। टाइप नंबर 4 यानी नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर है और वेक्टर बी उसका भी मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, पर डायरेक्शन क्या दिख रही है, देखिए इसका एरो हेड आपको टुवर्ड्स राइट दिख रहा है जबकि वेक्टर बी का जो एरो हेड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होंगी और मैग्नीट्यूड यानी साइज जो होगा दोनों का एक्चुअली वो क्या होगा, सेम रहेगा। इस तरह के 2 वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, जो अहम बात वो ये है कि नेगेटिव वेक्टर से एमसीक्यूज का सवाल निकल सकता है। डेफिनेशन तो आ ही सकती है लेकिन एमसीक्यूज भी इससे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव वेक्टर, अगर 2 नेगेटिव वेक्टर्स हम बनाते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और मैंने इसके साथ वेक्टर बी बना दिया जो कि अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, वेक्टर बी, ठीक है। अब इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि यार एग्जैक्टली जो एक्स एक्सिस हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर ये एंगल 0 डिग्री है, यहां 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है जबकि ये 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री।
तो कितना फर्क आ रहा है, देखिए 0 से 90 का डिफरेंस आ रहा है हर दफा में, 90 का डिफरेंस, 0 से 90 डिग्री हो गया, देन पे 90 में 90 प्लस कर दिया 180, 180 में 90 प्लस कर दिया 270, 270 में 90 प्लस कर दिया, और कंप्लीट जो राउंड ट्रिप आपका हो जाता है वो एंगल इन डिग्री के अंदर जो है वो 360 डिग्री आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बनने वाला ये एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कि क्या एंगल होगा ये, 180 डिग्री, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, इसके अलावा नल वेक्टर क्या होता है, a vector with zero magnitude and no specified direction associated with its magnitude is called null vector। null vector का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। एग्जैक्टली जब मैग्नीट्यूड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी डायरेक्शन कैसे ऐसे एसोसिएट कर सकती है, तो इसलिए याद रखिएगा नल वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और ना ही कोई डायरेक्शन होती है। तो चले, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एडिशन ऑफ वेक्टर और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।